हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, अभी शेयर नहीं किया मैंने, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। पहले कुछ डेफिनेशन होगी तो मैं यहाँ बुक से तुम्हें पढ़वा देता हूँ। सबसे पहला इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने वहाँ फील्ड में पढ़ा था। ठीक है, उसी से फिर हम आगे लेंज लॉ और फैराडेज लॉ वगैरह डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लक्स तुम्हें याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने जब पढ़ा था तो क्या था वो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का याद है फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? पी डॉट ए। हम्म, हम्म। फ्लक्स का हमारा सिंबल फाई होता था। अच्छा, फाई। तो हमने वहां पर ई डॉट ए पढ़ा था, यहाँ हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी डॉट ए। लेकिन बी डॉट ए तो हमारा स्पेशल केस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये मेरा एरिया है, इस एरिया में यहाँ पर कुछ बी वन है, यहाँ पर कुछ बी टू है, बी थ्री है, हर जगह अलग अलग अगर वेरिएबल भी होगा, तो हम पूरे एरिया में कौन सा वाला बी मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, तो ये हमारा तभी लगेगा जब यूनिफॉर्म बी हो। फाई इक्वल टू बी डॉट ए तभी लगेगा जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो ओवर द होल एरिया। ठीक है, तो वेरिएबल यानी कि ज्यादा जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स क्या होगा? उसमें हम डी फाई लिखेंगे, बी डॉट डी ए। और फिर टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें सर्किल लगाना है क्या? तो यहाँ पे फ्लक्स निकालने में हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ये क्लोज सरफेस हो। तो यहाँ पर हमें कोई, यहाँ पे कोई सर्किल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लोज सरफेस गॉस लॉ में होता था, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तुम्हें गॉस लॉ से पहले जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था तब भी मैंने बताया था कि यहाँ पर ये ऐसा सर्किल लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम फ्लक्स की बात कर रहे हो। केवल गॉस लॉ में सर्कुल वो क्लोज सरफेस होता था। ठीक है, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया बी डॉट डी ए। ठीक। अब मैं जरा सा तुम लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ, हालांकि बुक में तो नहीं है, लेकिन फ्लक्स की कैलकुलेशन आगे चल के न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए पहले से रेडी कर देता हूँ तुम्हें। एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, बी है 3 i कैप प्लस 2 j कैप। ठीक है, और एरिया जो है, एरिया तुम्हारा कुछ इस तरह से है। चलो अभी सिंपल सा ले लेते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। एक्स वाई प्लेन में 4 क्रॉस 4, ठीक है, 4 मीटर, 4 मीटर का ये एक्स वाई प्लेन में एरिया है। तो बताओ फ्लक्स क्या होगा?
मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो तुम्हारा यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है? बताना। बी को देख करके बताओ, ये बी वेरिएबल है कि यूनिफॉर्म है? हाँ वत्सल। वेरिएबल है? थोड़ा जोर से बोलो। सर वेरिएबल है। अच्छा, और कोई? श्रेया चौहान? यस सर। वेरिएबल है या यूनिफॉर्म है? हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा फ्लक्स निकालने के लिए, या बी डॉट ए से हो जाएगा? सर बी डॉट ए सी हो जाएगा शायद। अच्छा, ओके वत्सल, तुम यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हो, वेरिएबल क्यों कह रहे हो? वेरिएबल कैसे पता लगता है? जब हम मैग्नेटिक फील्ड में देखें कि टाइम का फंक्शन तो नहीं है, या यहाँ पर वेरिएबल का वैसे मतलब था ओवर द स्पेस। हाँ सर नहीं होगा। ठीक है ना, तो टाइम का फंक्शन है ना स्पेस का। ठीक है, तो ओवर होल स्पेस ये यूनिफॉर्म है क्योंकि ये एक्स वाई जेड में किसी चीज का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ निकाल के, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ओवर होल ऑफ द रीजन। ठीक है, निकालो बताओ। तो क्या आंसर आ रहा है? यस, हरी आप जल्दी बताओ। सर जीरो। जीरो क्यों? सर 20। 20? नहीं, 20 भी नहीं। और जीरो क्यों? मुझे वो तुम आंसर बताओ जिसने जीरो बोला। किसने बोला था जीरो? शांतनु? सर मैंने ही बोला था। हाँ, तो जीरो क्यों? सर मैं अब श्योर सा नहीं हूँ बट मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि एरिया वेक्टर हमारा के कैप है हम्म, और हमारे आई जे में दिए तो डॉट प्रोडक्ट फिर उनका जीरो आना चाहिए शायद से। ओके, तो इसमें तुम लो कॉन्फिडेंस क्यों हो? तुमने तो बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर बता दिया। तो जब तुम्हें रीजन पता है तो फिर कॉन्फिडेंस लो क्यों है तुम्हारा?
एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर चाहे तुम ये लो या माइनस के डायरेक्शन में लो। ठीक है, प्लस के या माइनस के, क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं है। ठीक है, क्लोज नहीं है तो हम उसमें डिसाइड नहीं कर सकते, दोनों आंसर करेक्ट होंगे। ठीक, तो प्लस के या माइनस के लेकर के तुम जब डॉट करोगे बी डॉट एरिया, एरिया कितना 16 के कैप, तो के कैप के साथ डॉट करने पर 0 जाएगा फ्लक्स। ठीक है, आगे समझ में सबको? डाउट है ओके, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने, सर, एक डाउट है बोलो। सर। फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए? फ्लक्स तो स्केलर होता है, मैंने अभी तुम्हें फ्लक्स की डेफिनेशन बताई थी बी डॉट ए। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट से जब कोई चीज़ डिफाइन हो रही है तो वो स्केलर ही है। ठीक, अच्छा अब मैंने क्या किया, ये 45 डिग्री एंगल पर ये डिफाइन किया है। जो मेरा पहले एक्स वाई प्लेन में था, समझ लो कि उसको रोटेट कर दिया प्लेन को। ठीक है, ये प्लेन हो गया। आप जल्दी से बताओ फ्लक्स क्या होगा। वही है 4/4 का। बोलो। क्या हुआ, सब बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। अब कौन बताएगा, ध्रुव अस्थाना। एरिया बता दो, एरिया वेक्टर यहाँ पर, एरिया वेक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे नॉन जीरो, और कौन सा जीरो होगा। एक्स वाई जेड में से कौन सा कंपोनेंट एरिया वेक्टर का जीरो होगा। कितना टाइम, केवल इतना सा बताना है जो मैंने पूछा, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ अभी। जल्दी बोलो। क्या हुआ, तुम लोगों को मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। ध्रुव, कैन यू हियर मी। शांतनु। कुछ बोल रहे हैं सर? यस, मैं बोल रहा हूँ। ध्रुव तुम बताओ जरा, एरिया का मैं पूछ रहा हूँ, एरिया वेक्टर जो हेलो। होगा। यस ध्रुव, एरिया वेक्टर जो होगा, माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा। वॉइस आ रही है मेरी। बाकी लोग जरा बताओ, प्रियांशु, मेरी वॉइस आ रही है। अनुष्का। यस सर। ओके,
तो ओके ओके, तो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। माइक्रोफोन में लगता है मेरा कुछ हो गया, मेरे को थोड़ा सा हिलाना पड़ता है इसको अच्छा नॉर्मली। अच्छा, ठीक है ध्रुव, तुम्हारी अब आ रही है आवाज। तो हाँ एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट, एक्स वाई जेड अगर हम कंपोनेंट लें एरिया वेक्टर के, तो कौन सा जीरो होगा? इससे मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हें फील आ रहा है कि नहीं एरिया वेक्टर का। अभी पिछले वाले में मैंने एरिया वेक्टर के कैप लिखा था, वो सबको समझ में आया था। एरिया वेक्टर के कैप था, वो समझ में आया था सबको? ऐसा क्यों लिखा था? यस सर। एरिया वेक्टर होता है एरिया के ओरिएंटेशन के परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर हो जाएगा जेड डायरेक्शन। अब यहाँ जो लिखा है इसमें जरा पहले ये बताओ कौन सा कंपोनेंट तुम्हें लग रहा है जीरो होगा? किस डायरेक्शन में तो नहीं होगा? सर एक्स डायरेक्शन में। एक्स में कंपोनेंट नहीं आएगा? रिजॉल्व करने पर एक्स में जीरो आएगा कंपोनेंट एरिया का? नो। सर एक्स जेड। एक्स एंड जेड बोथ कंपोनेंट विल बी जीरो, यानी ओनली वाई में होगा। वाई एक्सिस तो प्लेन में लाई कर रही है, तुमको तो प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए। तुमको प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए कि नहीं? देखो प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, वो उसका कोई कंपोनेंट प्लेन के पैरेलल होगा क्या? बोलो जरा। प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, जिसको जो एरिया हमारा प्लेन के नॉर्मल होगा, तो उसका कोई कंपोनेंट प्लेन में लाई करने वाली डायरेक्शन के पैरेलल हो सकता है क्या? सर जेड है, हो सकता है शायद। जेड वाला कंपोनेंट जीरो होगा? अभी मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर प्लेन, कोई एक प्लेन है, मैं मान लो ये मेरा जो पेपर है या ये स्क्रीन है, वो प्लेन लेता हूँ, ठीक है। उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने डॉट डायरेक्शन ले ली, डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन आने वाली, उस डायरेक्शन का कोई कंपोनेंट मैं प्लेन, इस प्लेन में मैंने एक डायरेक्शन ले लिया ये, ठीक है, वाई ले लिया सपोज। तो उस डॉट जो ये मैं बना रहा हूँ आउट ऑफ द प्लेन वाला जो वेक्टर है, उसका कोई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा? सर वहां तो पूरा 90 डिग्री पे उसका कोई आएगा नहीं कंपोनेंट। कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि पूरा पूरा 90 डिग्री पर है। अगर मैं वाई को थोड़ा रोटेट कर दूं, ऐसा कर दूं, लेकिन वाई अभी भी लाई कर रहा है इसी प्लेन में, ठीक है, जो मैंने रेक्टेंगुलर प्लेन बनाया उसी में ही ये वाला वाई लाई कर रहा है, मैंने रोटेट कर दिया एक्सेस। अब बताओ इस नए वाले वाई के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा? जो मैंने डॉट से फील्ड बनाया है उसका कंपोनेंट? सर ये अब भी 90 डिग्री अब भी नहीं आएगा फिर। अब भी नहीं आएगा, यानी कि इस प्लेन में लाई करने वाला कोई भी डायरेक्शन ले लो, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होगा, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारा जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा एरिया वेक्टर होगा। इस एरिया वेक्टर का ए एक्स, ए वाई, ए जेड, इनमें से कौन ऐसा कंपोनेंट जीरो होगा? तो ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस में कौन सी एक्सिस है जो इस प्लेन में लाई कर रही है? 4x4 का जो प्लेन है उस प्लेन में लाई कौन सी कर रही है एक्स वाई जेड में से एक्सिस? वाई। वाई, तो वाई कंपोनेंट जीरो हो गया। अब एक्स और जेड कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक है। अब तुम एक्स और जेड में जरा, मैं देखो ये मैं इस प्लेन को टॉप से बना रहा हूँ, टॉप से दिखा रहा हूँ, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल ऊपर से देख रहा हूँ, तो मुझे उसकी ये वाली एज दिखाई दे रही है, ठीक है। जेड तुम्हारा इधर है, टॉप से देखूंगा तो जेड ऐसा है और एक्स ऐसा है, ठीक है। और मुझे टॉप वाली जो एज है वो एज ऐसे 45 डिग्री पे दिखेगी, बताओ, ऐसे दिखाई देगी। और इसके परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा एरिया वेक्टर,
ठीक है। और एरिया वेक्टर के केवल एक्स एंड जेड कंपोनेंट ही बचेंगे, बाकी तो कोई बचेगा नहीं। और ये 45 डिग्री है, तो ए एक्स कितना हो गया 16 इंटू कॉस 45। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है 16 है ना, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो गया 16 इंटू कॉस 45 यानी 16/√2 और 8√2। इसी तरह से ए जेड देखो तो 16 इंटू साइन 45 तो 8√2। लेकिन इस जेड के कंपैरिजन में ये जो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है उसके कंपैरिजन में निगेटिव में है, तो माइनस डाल दो यहाँ पे। ठीक, तो अब तुम बी लिखो 3i कैप प्लस 2j कैप और डॉट प्रोडक्ट 8√2 आई कैप माइनस के कैप। बोलो समझ में आया? इतना टाइम नहीं लगा ना भाई, मैं तो सोचा था कि छोटी सी चीज बता रहा हूँ। सर ए जेड वाला माइनस में क्यों लिया है? जेड को बता रहा हूँ मैं, ये जो एरिया वेक्टर है इसका जेड कंपोनेंट इधर होगा और मैंने जेड पॉजिटिव इधर लिया है क्योंकि इस डायरेक्शन जो ये डायग्राम था उसमें जेड इधर बाहर की तरफ आ रहा था। तो जब तुम टॉप से देख रहे हो तो तुम्हें जेड इधर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव जेड इधर है तो ए का कंपोनेंट नेगेटिव हो गया। इस ए को रिजॉल्व कर रहे हो तो इसका यहाँ पर आएगा ना कंपोनेंट, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन है। ओके सर। ये जेड पे मत जाना, ये जेड ऊपर वाले डायग्राम का था। ठीक, अब सॉल्व हो जाएगा। अब 8√2 तो सब में कॉमन रहना ही है, अंदर देख लो 3i इंटू आई 3 हो गया, 3i इंटू माइनस के 0 होना है, 2j का सबके साथ 0 होना है, तो ये 24√2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो कांस्टेंट फील्ड वाला एग्जांपल था, आगे बढ़े अब वेरिएबल पर आ जाए। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से ए डिस्टेंस पर एक ये बी लेंथ का स्क्वायर लूप रखा है, इस लूप के थ्रू फ्लक्स बताना है। बताओ। इस तरह से। क्या करोगे, किसी के आइडिया, कुछ माइंड में आइडिया आ रहा है फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट। ओके, तो किसको इंटीग्रेट करना है? सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, डी फाई इज टू बी डॉट डी ए। आइडेंटिफाई करो कौन सा डी ए। जब डी आइडेंटिफाई करोगे फिर तुम बी रखोगे उस एरिया का, उस एरिया में क्या फ्लक्स पास कर रहा है डी ए में। सर इसमें आई करंट दे रखा है। आई करंट दे रखा है वायर में, इनफाइनाइट वायर है। सर फिर तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर देंगे, वो बायो सेवर्ट वाला लॉ जो है उसको लगा देंगे और लिमिट रख देंगे ए से लेके ए प्लस बी तक। इनफाइनाइट वायर के लिए बाइसेवर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है।
बायसेवर्ट तो बहुत बेसिक हो गया, इनफाइनाइट वायर का लिखो ना भी। इनफाइनाइट वायर का बताओ अभी क्या लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई करो, तुम डीए कहाँ ले रहे हो, उसके बिना फिर आगे नहीं बढ़ सकते। पहले डीए बताओ कैसे लेना चाहिए। कोई एरिया भी नहीं बता सकता कैसा एरिया लेना है, शांतनु? सर पैरेलल टू वायर। यस। ऐसा क्यों, ऐसे क्यों नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? सर क्योंकि जब हम पैरेलल टू वायर लेंगे तो वो जो थ्रू आउट एरिया रहेगा उसके थ्रू मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, यस, क्योंकि डिस्टेंस मैग्नेट, फ्रॉम द वायर सेम है। यस, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ पर हम फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा ले लूँगा तो ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फील्ड हो गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, तो हम लोग परपेंडिकुलर या मतलब जो है पैरेलल टू द वायर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट का आर डिस्टेंस सेम है। ठीक, तो अब इसका एरिया कितना लिया जाए? एक तो मैंने, ये बी तो है ही, ठीक है, ये तो बी है ही, और ये थिकनेस मैंने वेरिएबल आर लिया है तो डी आर ले लो। ठीक है, अगर ये एक्स लेते तो डी एक्स कर देते, आर की जगह एक्स भी रख सकते थे। चलो अभी आर ले लिया है तो डी ए क्या, डी ए एरिया क्या हो गया, बी इंटू डी आर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, टू पाई नहीं, पाई नहीं रहेगा। ठीक है, और टू आर। फिर आगे बता दो, सॉल्व करके बता दो आंसर क्या होगा। इंटीग्रेट करो, जल्दी से बताओ। सर हमने इनफाइनाइट वायर लिया है तो सर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा ना सर। अच्छा अच्छा, ओ यस यस, टू पाई आर होगा। सर्कुलर में होता है वो, पाई नहीं होता है। ठीक है, टू पाई आर। अब आगे बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई म्यू लॉग बी नॉट बाई ए, आई अपॉन टू पाई लॉग लॉग बी बाई ए। बी बाई ए। कुछ गलत है अभी। एक तो ये वाला बी तुम बाहर ले लो, ठीक है, बट अभी भी कुछ गड़बड़ है।
लिमिट सही से नहीं रखी है। सर log a प्लस b अपॉन a आएगी। अब ठीक है। बाकी कोई नहीं बता पाएगा? सब लोग वैसे साइलेंट। अच्छा, अभी जरा सा अटेंडेंस ले लिया जाए। अनुष्का तो है ही, ध्रुव भी है, ओजस, पल्लव आर यू देयर? आशा नहीं है। अच्छा, रियान में भी टेस्ट खत्म हो गया क्या? ये बस एक बाकी है सर, पीई और कॉमर्स वगैरह का कुछ बाकी है। अच्छा साइंस से खत्म हो गए मतलब। अच्छा, ठीक है। पल्लव तुम्हारे लगा दिया, अनुष्का है, और अंकित भी एब्सेंट है आज, अपराजिता एब्सेंट है, ध्रुव अस्थाना प्रेजेंट है, मानसी एब्सेंट है, ओजस प्रेजेंट है, पल्लव प्रेजेंट है, प्रियांशु तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई है। ठीक है। अच्छा, राजीव है प्रेजेंट, शांतनु है, शिविका है, श्रेया चौहान है, उत्कर्ष जरा बोल दो। उत्कर्ष। यस सर। वत्सल। यस, वत्सल से बात हो गई थी। यश। यस सर। ओके, ठीक, सबका नाम ले लिया मैंने। ठीक है, अभी मीटिंग ओवर होने वाली है, दोबारा से ज्वाइन कर लेना। तो ये, हाँ, ये समझ में आया सबको? नहीं आया? मेडिटेशन करके दिखाऊं? करके दिखा। फाई इंटीग्रेशन डी फाई। देखो, मैथ वाले ऐसे बोल रहे हैं और बायो वाले ने सबसे पहले आंसर बताया। चलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई पार बी इंटीग्रेशन 1 बाई आर डी आर। आर की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ पर हो रही है? आर की मिनिमम वैल्यू ये है, आर इक्वल टू ए, और आर की ये जो हमारा स्ट्रिप है वो स्ट्रिप लास्ट में कहाँ पहुंच रही है? ए प्लस बी। तो लिमिट लग गई फ्रॉम ए टू ए प्लस बी। 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन सबको पता है, ln आर में पहले अपर लिमिट रख दिया तो ए प्लस बी हो गया, माइनस ln ए हो गया, और ln एक्स माइनस ln वाई होता है ln एक्स अपॉन वाई। ठीक है, देखो राजीव को सारे प्रॉपर्टीज बताएं लॉग वगैरह के। और तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? शिविका बताओ, ये तुमसे नहीं होना चाहिए था? सर हो गया था। सर मेरा हो गया था। तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो? सर आंसर गलत होने से डर लगता है मुझे। नहीं, तो डर कैसे? फिर एग्जाम में क्या करोगी? एग्जाम में तो तुम कुछ भी मार्क्स करके सर आओगे। हाँ, सर मैं तो बताओ, कर लेती बताने हूँ में क्या किसी बात है? तरह। तुम, मुझे ये दिल लगे कि तुमसे हो ही नहीं रहा, ये ज़्यादा अच्छा है कि तुम बताओ तो मैं उसमें फिर गलती बताऊं कि ये गलती हुई। सर मैं अगली बार से बता दूँ। श्योर। और कौन कौन ऐसे करके बैठा हुआ था? शांतनु बताओ, तुम कहाँ अटके थे इसमें? सर वो ऑलरेडी मतलब बता ही दिया था तो तुम राजीव से पहले नहीं कर पाए थे? नहीं सर, हो गया था। तो आगे से तुम्हारा आंसर पहले आना चाहिए। ठीक है, तुम लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी चल रही है जब ऐसे बता नहीं पा रहे हो आंसर? अच्छा, चलो नेक्स्ट ये हो गए हमारे। चलो, ये फ्लक्स की थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। फ्लक्स का थोड़ा फील आ गया। चलो चलो, अब फ्लक्स के आगे हम बढ़ते हैं। अब ये लगभग एंड होने ही वाला है बस, लेकिन मैं एंड होगा तभी फिर स्टार्ट करूँगा। चलो, अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये फ्लक्स को मैं यहाँ से नहीं पढ़ रहा, ऑलरेडी टाइम लग चुका है। अच्छा, फ्लक्स की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट डिफाइन होती है। ठीक है, कौन सी यूनिट? वेबर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो बी की यूनिट हो गई टेस्ला, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से तुम टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। तो कभी अगर तुम्हें किसी न्यूमेरिकल में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला नहीं मिले, वेबर पर मीटर स्क्वायर दिखे, तो तुम समझ लेना कि टेस्ला ही है, ऐसा यूनिट है ये। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी की यूनिट। ठीक है, और गॉस तो तुम्हें पता ही है,
1 गॉस कितना होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, तो 10⁻